एक बार की बात है, हरिराम की नई नई शादी हुई थी। उसकी पत्नी का नाम पुष्पा था। पुष्पा बहुत सुंदर और खूबसूरत थी। हरिराम के पास खुद की कोई खेती नहीं थी। वह अपने गांव के जमींदार बलवंत राय के यहाँ काम पर जाता था। एक दिन पुष्पा हरिराम के लिए खाना लेकर खेत पर जाती है। अरे पुष्पा, तुम क्यों आई हो? मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी, लेकिन आप घर ही नहीं आए। इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही खाना लेकर आपके पास चली आऊं। वैसे भी घर पर बैठे बैठे मैं तंग आ चुकी हूँ। मुझे घूमना फिरना बहुत पसंद है। इसी बहाने मैंने सोचा कि मैं भी बाहर थोड़ा घूम लूं। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी बलवंत राय की नजर पुष्पा पर पड़ती है। वह उसे देखता ही रह जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, इस हरिराम की पत्नी तो बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा, तो इसलिए हरिराम ने इतने दिनों तक अपनी पत्नी को घर में छुपा कर रखा था। कोई नहीं, आखिर आज यह मेरे सामने आ ही गई। इतनी खूबसूरत औरत हमारे पूरे गांव में नहीं है। वाकई में हरिराम बहुत अच्छी किस्मत लेकर आया है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये हरिराम के नसीब में नहीं होनी चाहिए। ये तो मेरे जैसे आदमी के नसीब में होनी चाहिए। हरिराम की औकात नहीं है कि उसे इतनी सुंदर पत्नी मिले। इसकी जगह यह हरिराम के घर नहीं, मेरे घर में होनी चाहिए। कुछ न कुछ जुगाड़ करना होगा। अरे हरिराम, जरा यहाँ तो आना। जी मालिक, आपने बुलाया? अच्छा, तो ये तुम्हारी पत्नी है? तुमने अपनी पत्नी से मिलवाया नहीं? हाँ मालिक, माफ करना, मैं तो भूल ही गया था। इसका नाम पुष्पा है। आज काम थोड़ा ज्यादा था, इसलिए मैं घर नहीं जा पाया। अच्छा, वैसे इसे थोड़ा घुमा फिरा दिया करो। घर में बैठे बैठे बेचारी तंग आ चुकी होगी। इसे थोड़ा बाहर का माहौल भी दिखाया करो। सबसे घुल मिल कर रहेगी तो अच्छा होगा। वैसे हमारे बारे में तो पता है ना? नहीं मालिक, ये आपको पहली बार देख रही है। पुष्पा, ये मेरे मालिक हैं। ये सारा खेत इनका है। हमारे गांव के सबसे रईस आदमी हैं। हमारा घर भी इन्हीं के भरोसे चलता है। जी नमस्ते, आपसे मिलकर अच्छा लगा। वैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं हमारे घर का गुजारा कैसे हो पाता। अरे नहीं पुष्पा, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। वैसे हम तो तुम्हारे अपने ही हैं। क्यों हरिराम, ठीक क्या ना? जी मालिक, आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा पुष्पा, तुम जाओ, मैं खाना खा लूंगा। तुम घर चली जाओ। पुष्पा वहां से चली जाती है। बलवंत राय उसे देखता ही रह जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन बलवंत राय हरिराम से कहता है, अरे हरिराम, कल हमारा जन्मदिन है। उसके लिए हमने दावत रखी है। तुम अपनी पत्नी को लेकर जरूर आना। जी मालिक, मैं जरूर आऊंगा। आपने बुलाया, यह तो मेरे सौभाग्य की बात है। मैं अपनी पत्नी को लेकर जरूर आऊंगा। हरिराम, तुम इतने सालों से मेरे यहाँ काम कर रहे हो। तुम तो अपने जैसे ही हो। तुम्हें बुलाना तो बनता है। और हाँ, पुष्पा को जरूर लेकर आना। किसी बहाने वह हमारा घर भी देख लेगी। जी मालिक, जरूर। दूसरे दिन हरिराम पुष्पा को लेकर बलवंत राय के घर जाता है। बलवंत राय का घर देखकर पुष्पा दंग रह जाती है। इतना बड़ा घर, काश मेरे पास भी इतना बड़ा घर होता। यहाँ कितना ऐश है, यहाँ रहना कितना मजेदार होगा। इसकी तो बात ही अलग है। अरे आओ हरिराम, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मुझे अभी पता चला कि खेत में पानी का पाइप टूट चुका है। सारा पानी नीचे बह रहा है। तुम्हें अभी के अभी वहां जाकर काम करना होगा, वरना बहुत पानी बर्बाद हो जाएगा। जी मालिक, मैं अभी खेत जाता हूँ। पुष्पा, तुम घर जाओ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। अरे नहीं हरिराम, पुष्पा को क्यों घर भेज रहे हो? उसे यहाँ थोड़ी देर रहने दो। आज हमारा जन्मदिन है, हमने दावत रखी है। बिना खाना खाए मैं इसे नहीं जाने दूंगा। तुम खेत का काम देखकर आ जाओ। उसके बाद तुम भी खाना खाकर ही जाना। तब तक पुष्पा को यहीं रहने दो। और इसकी चिंता मत करो, हम हैं ना। हम तो तुम्हारे अपने ही हैं। तुम निश्चिंत होकर जाओ। अगर तुम्हें देर भी हो गई तो मैं पुष्पा को घर भिजवा दूंगा। जी ठीक है मालिक, मैं अभी खेत जाकर आता हूँ। बलवंत राय बहाने से हरिराम को वहां से भेज देता है और फिर पुष्पा से कहता है, और बताओ पुष्पा, तुम्हें हमारा घर कैसा लगा? बहुत ही अच्छा है सेठ जी। इतना बड़ा घर तो मैंने कभी नहीं देखा। सचमुच सब कुछ बहुत बढ़िया है। वैसे पुष्पा, बुरा मत मानना, लेकिन तुम ये कैसी साधारण सी साड़ी पहनकर आई हो? अरे हमारा जन्मदिन है, इतनी बड़ी दावत है, कुछ अच्छा पहनकर आती। माफ करना सेठ जी, लेकिन मेरे पास यही कपड़े थे। दरअसल मेरे पास इतनी अच्छी साड़ियाँ नहीं हैं। अरे आप मुझे कह देती तो मैं तुम्हारे लिए एक क्या 10 साड़ियाँ भिजवा देता। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। वैसे पुष्पा,
तुम पर ये साधारण सी साड़ी अच्छी नहीं लगती, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हें तो कोई अच्छी सी जरी वाली साड़ी पहननी चाहिए जो तुम्हारे लायक हो। हमारा ऐसा नसीब कहाँ कि हमें इतनी महंगी साड़ियाँ पहनने को मिले। हम तो जैसे तैसे अपना घर चलाकर गुजारा करते हैं। वैसे पुष्पा, तुमने इस हरिराम में ऐसा क्या देखा जो इससे शादी कर ली? तुम्हें तो कोई बहुत अच्छा लड़का मिल सकता था, क्योंकि तुम में कोई कमी नहीं है। तुम वाकई में बहुत अच्छी हो। जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन यह मेरा नहीं, मेरे चाचा का फैसला था। दरअसल मेरे माँ बाप नहीं हैं। मैं बचपन से अपने चाचा के यहाँ रह रही थी। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे किसी अच्छे और बड़े घर में मेरा रिश्ता तय कर सकें। सच कहूँ तो मेरा भी यही सपना था कि मेरी शादी किसी बड़े घर में हो, जहाँ मेरे पास सब कुछ हो। लेकिन पुष्पा, हरिराम तुम्हें कभी कुछ नहीं दे पाएगा। तुम्हारी सारी जिंदगी गरीबी में ही बीत जाएगी। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं सेठ जी, शायद मेरा नसीब ही ऐसा है। बलवंत राय मन ही मन सोचता है। इसकी बातों से तो लग रहा है कि इसे फंसाना बाईं हाथ का खेल है। शायद ये भी यही चाहती है। वैसे पुष्पा, नसीब बदला भी जा सकता है। जी सेठ जी, मैं कुछ समझी नहीं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब समझ जाओगी। तुम एक काम करो, मेरे कमरे में जाओ। वहाँ मेरी पत्नी की बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं। तुम्हें जो भी साड़ी पसंद आए तुम उसे पहन लो, क्योंकि तुम्हारी ये साधारण सी साड़ी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। लेकिन सेठ जी, मैं आपकी पत्नी की साड़ी कैसे पहन सकती हूँ? पुष्पा, मेरी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है। उसे गुजरे हुए तो 5 साल हो गए। उसके कपड़े और गहने ऐसे ही पड़े हैं जिन्हें पहनने वाला कोई नहीं है। उसके जाने के बाद मैंने दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि मुझे कोई लड़की पसंद ही नहीं आई जिससे मैं शादी कर सकूं। नहीं तो मैं जिस भी लड़की से शादी करता वह इस घर में राज करती, बिल्कुल रानी की तरह जिंदगी जीती। महंगे महंगे कपड़े, साड़ियाँ, जेवर, मैं उसके लिए सब कुछ करता, उसे अपनी पलकों पर बिठा कर रखता। अब सबका नसीब तुम्हारी तरह थोड़ी होता है। तुम्हारे नसीब में हरिराम है जो तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, लेकिन जो मेरे नसीब में होती मैं उसे रानी की तरह रखता। खैर, अब ईश्वर की जैसी मर्जी। जब ईश्वर की मर्जी होगी तब कोई ना कोई जरूर मिल ही जाएगी। बलवंत राय की बातें सुनकर पुष्पा के मन में कई तरह के विचार आने लगते हैं। पुष्पा के मन में लालच जाग जाता है। वह बलवंत राय के कमरे में जाती है और एक बहुत अच्छी साड़ी पहन लेती है। वाकई में यह साड़ी कितनी अच्छी है। सचमुच ये काफी पैसे वाले हैं। इनकी पत्नी जो भी थी कितनी नसीब वाली थी। यहाँ कितने अच्छे अच्छे गहने हैं। काश ये सब कुछ मेरे पास होता, लेकिन मेरे नसीब में तो वह गरीब हरिराम ही लिखा था, जो मुझे कभी कुछ नहीं दे पाया। इन्होंने मुझे इतनी महंगी साड़ी पहनने के लिए दे दी, लेकिन मेरे अपने पति ने आज तक मुझे तोहफे में कुछ नहीं दिया। और यह कमरा भी कितना आलीशान है। वैसे इन सेठ जी की उम्र ज्यादा है, लेकिन अगर इतना पैसे वाला पति मिल जाए तो क्या बात हो। थोड़ी ही देर बाद हरिराम वहां आता है। पुष्पा को इतनी महंगी साड़ी में देखकर हरिराम बोलता है, पुष्पा, ये साड़ी किसकी है? तुमने ये साड़ी कब बदली? जी, वो मेरी साड़ी पर खाना गिर गया था। वह काफी गंदी हो गई थी, इसलिए सेठ जी ने मुझे दूसरी साड़ी दी। पुष्पा हरिराम से झूठ बोल देती है। यह देखकर बलवंत राय मन ही मन सोचता है, अरे वाह, यह पुष्पा तो वाकई में मुझसे 2 कदम आगे निकली। मेरा काम तो बहुत आसान हो गया। सचमुच मानना पड़ेगा इस लड़की को। लगता है यह पूरी तरह मेरे जाल में फंस चुकी है। अब इसे मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, कोई बात नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। मैं आपको कल यह साड़ी लाकर दे दूंगा। अरे नहीं हरिराम, वैसे भी मेरे घर में साड़ी पहनने वाला कौन है? तुम इसे पुष्पा के पास ही रहने दो। वैसे भी पुष्पा इस साड़ी में बहुत अच्छी लग रही है। इसे मुंह दिखाई का तोहफा ही समझ लो, और इसे भी ये साड़ी बहुत पसंद आई है तो इसके पास ही रहने दो। मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसे लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है मालिक, जैसा आप कहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो पुष्पा, अब हम घर चलते हैं। दोनों वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं। पुष्पा मन ही मन सोचती, सेठ जी कितने अच्छे हैं। अगर उनकी पत्नी की जगह मैं उस घर में रहूं तो मेरे कितने ठाठ होंगे। मैं बहुत ऐश और आराम की जिंदगी जीऊंगी। मुझे इस छोटे से और घटिया घर में रहने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी हरिराम मुझे कभी कुछ नहीं दे पाएगा। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा और हरिराम से पीछा छुड़ाना होगा। पुष्पा भी जानबूझकर सेठ के घर के बाहर टहलने लगती है। बलवंत राय उसे देख अपने घर बुलाता है। कैसी हो पुष्पा, और कहाँ जा रही थी?
जी, मैं यहीं से गुजर रही थी। चक्की पर गेहूं दिया था, बस वहीं आटा लेने जा रही थी। हरिराम भी ना ये सारे काम उसे करने चाहिए। वह तुमसे इतने काम क्यों करवाता है? इतनी धूप में निकलोगी तो कहीं तुम्हारा रंग सांवला ना पड़ जाए और तुम्हारी तबीयत भी खराब हो सकती है। तुम्हें तो घर बैठकर सिर्फ आराम करना चाहिए। मेरा ऐसा नसीब कहाँ कि मैं घर बैठकर आराम कर सकूं। ये काम तो मुझे करने ही पड़ते हैं। मेरे पति दिन भर खेत में काम करते हैं, इसलिए घर के सारे काम मुझे ही देखने होते हैं। वैसे पुष्पा, तुम बुरा ना मानो तो तुम्हें एक बात बताऊं। अगर तुम मेरी पत्नी की जगह होती तो मैं तुमसे कोई भी काम नहीं करवाता। तुम्हारे आगे नौकरों की लाइन लगा देता। तुम बस उन नौकरों पर हुक्म चलाती और वे तुम्हारा सारा काम कर देते। तुम दिन रात आराम करती, तुम जो मांगती वह सब कुछ तुम्हें मिल जाता। सेठ जी, कहाँ मैं और कहाँ आप? ये कैसे हो सकता है? मेरा नसीब इतना अच्छा नहीं है कि मैं इतने बड़े घर में रह सकूं। अरे पुष्पा, मैं चाहूं तो पल भर में तुम्हारा नसीब बदल सकता हूँ। बस तुम्हारी एक हाँ की जरूरत है। एक बार हाँ कर दो, मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हें जिंदगी भर की सारी खुशियां दूंगा। जो तुम चाहती हो तुम्हें सब कुछ मिलेगा, रुपए, पैसे, जेवर, सब कुछ। क्या आप सच कह रहे हैं? मुझे यह सब कुछ मिल सकता है? तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ पुष्पा, तुम्हें सचमुच रानी की तरह रखूंगा। बस तुम एक बार उस हरिराम को छोड़कर मेरे पास आ जाओ, फिर देखना तुम्हारी जिंदगी कैसे बदलती है। वैसे पुष्पा, मुझे तो तुम उसी दिन पसंद आ गई थी जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। तुम्हें देखकर मुझे बहुत बुरा लगा था कि तुम्हारी शादी उस गरीब हरिराम से हुई है, जबकि उसकी कोई औकात नहीं है। तुम्हारी शादी तो मेरे जैसे रईस आदमी से होनी चाहिए थी। आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। सचमुच हरिराम ने मुझे कभी कोई तोहफा नहीं दिया और ना ही कभी मुझे खुश रखने की कोशिश की। मैं उसके साथ कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। मुझसे यह गरीबी भरी जिंदगी नहीं जी जाती। इसलिए तो कह रहा हूँ उसे छोड़कर मेरे पास चली आओ। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। लेकिन मैं उससे पीछा कैसे छुड़ाऊं? मैं उसे क्या कहूंगी? तुम्हारे लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं अपनी तरफ से कुछ करता हूँ तो गांव वालों की नज़र में मैं बुरा बन जाऊंगा और कहीं ना कहीं लोगों को हम पर शक भी होगा। इसलिए यह काम मैं तुम पर छोड़ता हूँ। अगर तुम्हें ऐश और आराम की जिंदगी चाहिए तो तुम्हें हरिराम से पीछा छुड़ाना ही होगा। जी, आपने सही कहा। मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगी। मुझे अब जाना होगा।